अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। मैं हूं आदिल निज़ामी। पहलगाम वाक़े का आज 10वां रोज़ है। भारत जो जंगी जुनून में मुब्तला था अब पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत ताहाल ना दुनिया के सामने शवाहिद ला सका है, ना ही अब तक मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। पाकिस्तान ने इस वाक़े को ना सिर्फ कंडेम किया बल्कि भारत को आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन में मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी कराई। साथ ही ये भी कह दिया कि अगर किसी किस्म का एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी इसी अज़म का इजहार किया गया। उसमें क्या दोबारा से भारत को मैसेज दिया गया है वो आपके सामने रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में खसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आज मुनक्किद हुई। फोरम ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल बिलखसूस भारत और पाकिस्तान में कशीदगी और इलाकई जो सलामती है उस पर गौर व खौज किया। मुसल्लह अफवाज का किसी भी जारियत, खुद मुख्तारी और इलाकई सालमियत को बरकरार रखने के अज़म का अदा किया गया। आज की कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फ़ाल तैयारियों की अहमियत पर जोर दिया। भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंध ताज मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और इसको पाकिस्तान जो है आबी हकूक़ को गज़ब करने के हवाले से पाकिस्तान इसको इस सूरत हाल को इस जानिब जो है करार दिया गया। दूसरे साथ जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि आज में जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म बराह रास्त भारतीय फ़ौज और इंटेलिजेंस के मुलविस होने के हवाले से जो नाकाबिल तरदीद शवाहिद पाकिस्तान ने पेश किए हैं उस पर भी इंतहाई तशवीश का इज़हार किया गया। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आज के फोरम ने ये पैगाम दिया है। इसके साथ साथ आर्मी चीफ का मुल्क के दिफा के लिए की जाने वाली ऑपरेशनल तैयारियों, मुराल पर तमाम फॉर्मेशन और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया है। भारत के लिए वाज़ेह पैगाम है कि किसी किस्म का एडवेंचर किया गया तो पाकिस्तान हर किस्म की जो सूरत हाल है उसे निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। सिचुएशन रूम में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूँ। अतर साहब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनरल खालिद नईम लोधी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, दफाई एनालिस्ट हैं। इसके साथ साथ अहमद हसन अल अरबी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अतर भाई आपसे आगाज़ कर लेते हैं कि आप इंडिया के लिए इस पूरी सूरत हाल में जिस तरह एक टेम्परेचर को हाई किया गया, बॉर्डर पे फोर्सेस मौजूद हैं, अब कोशिश की जा रही है कि बैकफुट पे चले जाएं या फिर यू टर्न ले लें समहाउ। देखिए ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे उठ रहे हैं ना। इंडिया ने इल्ज़ाम तो फ़ौरन लगा दिया और उनके मीडिया ने भी पाकिस्तान के ऊपर फ़ौरन इल्ज़ाम लगा दिया। अगर उसके बरक्स आप पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में लोगों ने बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। इवन कि हमारी हुकूमत का जो रिस्पॉन्स था बड़ा मैयट था, उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं की गई। अगर आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएँ, जब जाफ़र एक्सप्रेस का सानिया पाकिस्तान में हुआ, वहाँ पर अगर आप मीडिया को देखें वो उसको ग्लोरीफाई कर रहा था, वो बुनियादी तौर पे उसको हवा दे रहे थे, उठा रहे थे। तो यहाँ पे तो खुदा न खास्ता किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की पाकिस्तान के अंदर जब ये पहलगाम वाला वाक़या हुआ, लेकिन खुद उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। लेकिन फॉर सम रीज़न आई डोंट नो उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, अभी तक वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं की। और वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरी दुनिया एकदम से उनके पीछे खड़ी हो जाएगी, शायद वो इस चीज़ पे तकिया कर रहे थे कि जो नई रजीम आई है, नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है अमेरिका में, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके बारे में ख्याल है कि वो भारत नवाज हैं, इंडियन ओरिजिन है उनकी, मतलब उनकी भारत नवाज उनकी सोच है, तो शायद ये उस चीज़ पे तकिया कर रहे थे। लेकिन फॉर सम रीज़न जब तक आप कोई सबूत नहीं देंगे, दुनिया को कुछ दिखाएंगे नहीं, तो दुनिया ने तो आपके साथ नहीं खड़ा होना। तो अब भारत की भी बड़ा मुश्किल में है। मोदी साहब ने अपने वोटर सपोर्टर को बड़ा एक तरह से एक्साइटमेंट उनके अंदर पैदा कर दी कि हम पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो उन्होंने कुछ नहीं किया। पर यह कहना कि वो कुछ नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में फ़िलहाल कबल अज़ वक्त होगा। अभी भी वो कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल चलें। जनरल साहब, ये पूरी सूरत हाल में अमेरिका के सामने, दुनिया के सामने किसी किस्म के कोई शवाहिद अभी तक भारत की जानिब से नहीं रखे गए, क्योंकि क्या जो ये प्रोपोगेंडा था दुनिया ने, खुसूसन अमेरिका ने उसको मुस्तरद कर दिया, क्योंकि ताहाल कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे पता चले कि इंडिया की साइड ले रहा है अमेरिका। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो साइड नहीं ले रहे, बल्कि अगर किसी ने साइड ली है तो चीन ने पाकिस्तान की साइड ली है। बाकी रशिया ने और सऊदी अरेबिया ने और सब ने ये कहा है कि आप ज़रा ठंडे ठंडे रहें और आपस में अपने मामला तय करें। मेरे ख्याल में इंडिया से जो मिसकैलकुलेशंस हुई हैं, मैं 2-3 उनका जिक्र कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि इंडिया का ये ख्याल था कि चूँकि वो बड़ा उभरती हुई इकॉनमी है और बड़ा उसका पॉलिटिकल क्लाउट है और टेररिज्म के खिलाफ एक जनरल दुनिया में अवर्जन है, तो शायद ये मैं अच्छा मौका है। लेकिन वो ये भूल गया कि दुनिया तो अपने कामों में मसरूफ है। आपको अच्छी तरह पता है कि अमेरिका कहाँ फंसा हुआ है और अभी जंग चल रही है। बिल्कुल जी, तो बहुत सारी चीजें हैं। एक ये मिसकैलकुलेशन हुई। दूसरा ये कि उनके चूंकि ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये करण थापर ने दोनों इंटरव्यूज में, जो हमारे बड़े अच्छे
हमारी तरफ से अच्छे इंटरव्यू हुए हैं, जिसमें मोईज यूसुफ साहब का भी और सेठी साहब का भी। दोनों में उसने ये बात उठाई कि जी इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर जो कमजोरियां हैं इस वक्त, तो ये बड़ा ठीक टाइम था इस किस्म का उनको जवाब देने का। तो अरे भाई, उनको पता होना चाहिए दो बातों का। एक तो ये कि इसमें कोई शक नहीं कि हम एक मईशत की कमजोरी से गुजर रहे हैं, लेकिन फौजों के ऊपर मईशत की कमजोरी इमीडिएटली इफेक्ट नहीं करती, उसमें 5-10 साल लग जाते हैं। हम मिसाल के तौर पे अगर हम 20-25-30 साल से अपनी फौजों की तैयारी और उनको किप और वो सब कुछ कर रहे हैं, तो ये 2-3 साल की जो कमजोरी है ये क्या हमें कहाँ नीचे ले जाएगी। दूसरा उनका ये ख्याल था कि उनके मुताबिक कि जी अंदर एक पॉलिटिकल फिशर्स है और पॉलिटिकल बोध है, उसकी वजह से पूरी कौम इकट्ठी खड़ी नहीं होगी। ये भी उनका गलत साबित हुआ। पूरी कौम एकदम यकजान होकर अपनी फौज के साथ खड़ी होगी, और उनके ख्याल में जिनको जो नहीं उनके साथ होंगे उन्होंने आगे बढ़ के बयान दे दिए सब ने। तो ये उनकी कैलकुलेशन गलत होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में आप जो बात कर रहे हैं कि जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस थी, सियासी जमातें थी, वो एक पेज पे सूरत हाल में रहे। अच्छा, जेडी एक तरफ हम देख रहे हैं अमरीकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनका बयान है कि बस मामलात को अफ़वाम तफ़हीम के साथ जो है मैनेज कर लें। लेकिन जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो साने के टाइम जो मौका ये जो इंसिडेंट्स हुआ उस टाइम वो ऑलरेडी इंडिया में मौजूद थे, वो कुछ मिक्स एंड मैच किस्म का बयान दे रहे हैं। जी, उन्होंने बड़ा एक किस्म का आप समझे इंडिकेटर दिया है कि उन्होंने कहा हिंदुस्तान कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि कोई बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो जाए, जिसका ये मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि छोटा मोटा काम कर लो। इस किस्म का इंडिया वहां से मिलता है। तो देखें ना, दो अहदाफ तो उन्होंने हासिल कर लिए हैं इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए जो वो काम करना चाहते थे। उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन दोबारा उन्होंने इंडियन हेल्ड कश्मीर में कश्मीरियों के ऊपर कर दिया है। जिसका ये मतलब है कि वो हमें बज़ाहिर ये इंप्रेशन दिया जा रहा था कि कुछ लालच देकर, कुछ दबाव देकर उनको काबू कर लिया गया है। तो अब जो वीडियोस भी सामने आ रही हैं, जो बाहर के मीडिया उनको इंटरव्यू कर रहे हैं, उससे भी पता चल रहा है कि वो बिल्कुल उनके काबू में नहीं है और कोई उनके वो ना माइंड जीत सके हैं ना उनके दिल जीत सके हैं। तीसरी उन्होंने ये कोशिश की कि आपको पता है कि अफगानिस्तान की तरफ से ये जो 70-71 लोग हमने कल परसों मारे हैं, उनकी ये मिसकैलकुलेशन थी कि भी इधर इनकी तवज्जो होगी तो पीछे से एक बड़ा कोई ऑपरेशन कर देंगे। वो मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी हमारी अफगानिस्तान के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है और कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हुई है, जिसकी वजह से वो काफी सारे लोग तकरीबन मारे गए। उन्होंने जहाज भेजकर चेक करने की कोशिश की कि हम कितने अलर्ट हैं, उनको वापस जाना पड़ा राफेल जहाजों को। उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर आगे बढ़ाया देखने के लिए। तो ये नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की है, उन्होंने कोशिश की है। अब मैं सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता सकता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं ऐसी उनकी नजर में, उनके ख्याल में। जैसा ये जो कोशिश हुई है, जिसका 4 राफेल के भी जिनका आप तस्करा कर रहे हैं, वो भी फजा में आए लेकिन कुछ कर नहीं पाए, इस पे हम बात करते हैं आगे चलकर। अहमद भाई, आप ये बताएं, जो पूरी सूरत हाल आप देख रहे हैं, इंडिया ताहाल शवाहिद नहीं दे रहा, मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हो पाए, तहकीकात में ताउन के लिए पाकिस्तान ने ऑफर की, उसको भी कहने ऑफर कबूल नहीं कर रहा, तो किस बात का डर है वहाँ पे? देखिए, बहुत शुक्रिया निज़ाम साहब। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो इंडिया के ये स्पेशली जो इस पोस्ट पहलगाम इवेंट जो इनकी फॉरेन पॉलिसी और इनका जो इन्वेस्टिगेशन इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को लेके सारी मंजर आम पे आई है, उसने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को एक इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट बना दिया इंडिया के लिए। इन्होंने कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं कि इंडिया ने हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर करवाया कनाडा में, और मर्डर करवाने के फौरन बाद इनके जो रॉ एफिलिएटेड अकाउंट्स थे और इनके माउथ पीस थे, उन्होंने पब्लिकली आके ओन किया कि हमने मरवाया है और हम और सिखों को भी मरवाएंगे। बट इन सारी चीजों के बावजूद जो कनाडा की गवर्नमेंट थी, उसको तकरीबन 1 साल लगा उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करने में। उन्होंने इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को बुलाया, 5 आई अलायंस जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उसके साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट किया। इट टुक देम ऑलमोस्ट 10 to 12 months, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इस मर्डर के अंदर इंडिया इन्वॉल्व है और इस मर्डर के अंदर इंडिया का फलां मिनिस्टर अमित शाह का उन्होंने नाम लिया कि वो भी इन्वॉल्व है। सो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, जिसके बाद जो दुनिया के अंदर राइज है, जिसके अंदर दुनिया के कई इदारे बने हुए हैं, रिसर्च सेंटर हैं, इन्वेस्टिगेटिव इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनको आपने मिलाना होता है इससे पहले कि आप किसी मुल्क पे इल्जाम दें। सो इंडिया ने तो किसी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि इनको
इन्होंने इतना ज्यादा मिसकैलकुलेट किया है इंडियंस ने, स्पेशली पिछले 10 साल से जो इनका रिटोरिक है वो इतना मिसकैलकुलेटेड रिटोरिक है। एक एज अ नेशन कलेक्टिव कॉन्शियस के ऊपर इनके स्किज़ोफ्रेनिया के असरात नजर आते हैं। इनका जो फाउंडेशन है अखंड भारत की वो एक झूठ पर कायम है, जो हिंदू राष्ट्र ये बनाना चाहते हैं वो एक झूठ पर कायम है, अपनी पार्लियामान के अंदर इन्होंने जो नक्शे लगाए हुए हैं वो एक झूठ पर कायम है। तो इतना ज्यादा डिल्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल इनका एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ लिमिटेड वॉर करेंगे। उसका मतलब यह है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ एक जगह के ऊपर और वेपन्स को लिमिटेड रख के वॉर करेंगे। भाई पाकिस्तान के खिलाफ तुम कैसे कर सकते हो ये वॉर? अपने दिमाग में खुद ही सोच लिए कि हम करेंगे, पाकिस्तान से पूछा ही नहीं कि वो चाहता है करना या नहीं चाहता। सो इस तरह का एक कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है, हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं यूज करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रह के जंग करते रहेंगे। भाई तुमने पाकिस्तान से पूछा है, पाकिस्तान ने एग्री किया है इस चीज के ऊपर। सो इस तरह का इनका एक थॉट प्रोसेस है, जिसके बाद इन्होंने वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, थिंकिंग कि हम ये जो वेस्ट की वेव है उसको राइड करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। इन्हें वहां पे भी हजीमत उठाना पड़ी और सिंपैथीज जो चाहते थे वो भी इनको नहीं मिली, जो इंटरनेशनल सपोर्ट चाहते थे वो भी इनको नहीं मिली। और पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स आया, जो हमारा मिलिट्री रिस्पॉन्स था, रिजॉल्व था, उसको ये अपने वहमो गुमान में सोच भी नहीं सकते थे। और हमने कैटेगोरिकली डिसाइड किया कि इस दफा वी विल नॉट अलाउ यू टू कॉल अस अ टेररिस्ट एंड गेट अवे विद इट। हम आपको ठीक से इस दफा आपके साथ सलूक करेंगे। तो उससे ये लोग बैकफुट पे चले गए। आर्मी के अंदर फिजिकल स्ट्राइक करने की जो बातें हैं उसके लिए भी मतलब जिस तरह माजी में भी जवाब दिया, इस बार जो ये कहा गया है कि जवाब दिया जाएगा जितना करेंगे उससे ज्यादा होगा। माजी में भी ज्यादा दिया था, इस बार उससे भी ज्यादा मतलब सरप्राइजेस कुछ ज्यादा होंगे। अतर भाई ईगो सेटिस्फाई करने के लिए जेडी वेंस का जो बयान है सामो, ये लग रहा है कि चलें महदूद पैमाने पर कुछ करना वाला हो, मतलब इंडिया की ईगो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। देखिए पहली बात तो ये है कि इस हाल में इंडिया पहुंचा क्यों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईगो वो किस तरह अपनी सेटिस्फाइड करेंगे। अब इस वक्त हालत ये है कि मोदी साहब का जो सबसे बड़ा कार्ड था कि आर्टिकल 370 हमने ख़त्म किया, कश्मीर को हम भारत का हिस्सा बना रहे हैं, वो यूनियन टेरिटरी बन गया है, और इस चीज़ के ऊपर उनकी पूरी सियासी कैंपेन वगैरह भी चलती रही। लेकिन कंप्लीट फेलियर आपको नज़र आता है मोदी की जो कश्मीर पॉलिसी है, कंप्लीट उसके अंदर फेलियर। और ओवरऑल जो उनका सफारती सतह पे फेलियर है वो भी आपको किस वजह से नज़र आ रहा है। ये मोदी साहब की जो गुज़िश्ता चंद बरसों की हुकूमत है, ये उसका टोल है। देखें एक ज़माने में इंडिया क्या क्लाउड ज़्यादा था, तो उसकी वजह यह थी कि वहाँ पे एक जमहूरियत का तसलसल है। पाकिस्तान के मुकाबले में जो संजीदा कुव्वतें हैं, संजीदा वॉइसेस हैं इंटरनेशनली, वो इंडिया को ज़्यादा उसमें वज़न देते थे। और इंडिया के बारे में जब बात होती थी, ताजमहल की बात होती थी, स्पाइसेस की बात होती थी, बॉलीवुड की बात होती थी। जब से मोदी साहब आए और उन्होंने जिस किस्म की सियासत की है उसमें आपको तफरीक नज़र आती है। कभी एमनेस्टी इंटरनेशनल उठ के वहाँ से चली जाती है, कभी EU की कोई रिपोर्ट आती है, कभी कोई डिसइंफो लैब पकड़ी जाती है EU में, कभी अक़वाम मुत्तहिदा की कोई रिपोर्ट आती है। तो ये जो ओवरऑल जिस किस्म की सियासत मोदी करते रहे, नफरत की सियासत, तफरीक की सियासत, उसकी वजह से दुनिया भी उनसे काफ़ी हद तक बदजन हुई है। बैनुल-अक़वामी मीडिया भी उनसे बदजन हुआ है। पहले तो वो सिर्फ इल्ज़ाम लगाते थे और बैनुल-अक़वामी मीडिया पहले तैयार बैठा होता था पाकिस्तान के हवाले से। अब वो सूरत हाल नहीं है। अब उनके बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी गिले शिकवे कर रहे हैं कि भाई ये सानिया यहाँ पे हो गया, ये वाक़या यहाँ पे हो गया, और इंटरनेशनल मीडिया उसको कोई कवरेज नहीं दे रहा। उसकी क्या वजह है? कुछ चीज़ें उनको अपने अंदर भी देखने की ज़रूरत है। उनके मुल्क के दीगर जगहों पे जो हालात हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक है, तो ओवरऑल जो मोदी साहब की पॉलिसीज़ थी खित्ते के अंदर, आपको कंप्लीट फेलियर नज़र आ रहा है। बांग्लादेश हो जाए, अफ़गानिस्तान से जिस तरह इनका इनखला हुआ और जिस तरीके से वहाँ पर ये जिसको सपोर्ट करते रहे, अब अपने मुल्क के अंदर इनके साथ जो कुछ हो रहा है, तो ये बुनियादी तौर पे मोदी का जो पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है, ये उसका फेलियर है। सर साहब, इस जिस टाइम हम देख रहे हैं कि एक तरफ इंडिया अपने 3 जनरल्स जो हैं उनको बड़े अहम ओहदों से हटा रहा है, हमारे यहाँ DGI जो है उनको कौमी सलामती के मुशीर का इजाफी चार्ज दिया जा रहा है। इसको रिलेट किया जा रहा है सन 2016-17 से, जब अजीत डोवल और यहाँ पे नासिर जंजवा साहब जो है उनकी बैक चैनल बैंकॉक में कुछ मुलाकातें हुई। क्या इस तरह की कोई सूरत हाल बन रही है कि डायलॉग, बैक चैनल की बातचीत? देखिए पहले तो वो जो उन्होंने अपने लोगों को घर भेजा है उस पर मैं थोड़ी सी बात कर दूं। स्ट्रेटजी के 3 अहम फैक्टर्स हैं जो वो लोग उनको बता रहे होंगे, साफ ज़ाहिर है, और इसी पर उनके ऊपर सारा, क्योंकि सच बोलने वाले को तो आपको पता है आजकल क्या हालत होती है। पहली ये बात है कि कश्मीर जो है अभी बायलैटरल या ट्राईलैटरल अगर कश्मीरियों को मिला लें तो मसला नहीं रहा, ये क्वाड्रिलैटरल हो गया। इसमें चाइना भी आ गया है और चाइना का बयान भी आपने सुन लिया है, और चाइना हमारा दोस्त भी है। तो उनके जर्नैलों ने पहला मुद्दा तो ये उठाया होगा कि जी इधर पाकिस्तान है, उधर चाइना है, और कश्मीर के अंदर कोई भी काम करेंगे दोनों का इंटरेस्ट आपस में मिलता है, तो ऐसा ना हो कि हम फांसी जाएं और सैंडविच ही हो जाएं दोनों चीज़ों में।
दूसरा जो उन्होंने फैक्टर दिया होगा वो ये होगा कि देखें ये जो कश्मीरी हैं, मकबूजा कश्मीर के, ये तो दिल से हमारे साथ नहीं है, तो अगर कोई छोटी मोटी झड़प या बड़ी झड़प भी होती है तो हमारी जो लॉजिस्टिक चेन है इसकी हिफाजत कौन करेगा जो कश्मीर के अंदर है। इसके लिए तो हमें बहुत ज्यादा फौजें लगानी पड़ेंगी। तीसरी चीज ये है जिसका आपने थोड़ा सा जिक्र भी किया और बाद में उसका, वो ये है कि जब आप लिमिटेड वॉर की बात करते हैं, जिसका ये मतलब है कि आम फैम के जो स्पेस में भी लिमिटेड हो और टाइम में भी लिमिटेड हो, उसके अंदर जो बड़ी फौज है, न्यूमेरिकल जिसको एडवांटेज है, उसकी वो एडवांटेज खत्म हो जाती है। क्योंकि बड़ी फौज की जो एडवांटेज तब है ना कि पूरे बॉर्डर के ऊपर एक चपकलिश पैदा हो और जगह जगह फिर छोटी फौज के लिए हर जगह खड़ा होना मुश्किल हो जाए। जब आपने जंग ही महदूद करनी है तो आप वहां पर जितनी फौज ला सकेंगे उससे ज्यादा तो हम ले आएंगे। तो उसका क्या होगा, और अगर लेटर से हमने पेशकदमी शुरू कर दी उनके जवाब में, तो आगे कश्मीरी जो है हमारी पजीराई करेंगे या उनकी पजीराई करेंगे। तो ये तो वो चीजें हैं। बल्कि ना सिर्फ कश्मीर बल्कि इंडियन पंजाब में 2 करोड़ से ज्यादा सिख कम्युनिटी जो है वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ होगा तो हम उस तरह से साथ नहीं देंगे। जो उनकी लीडरशिप बाहर बैठी हुई है, इस तरह के बयान उनके भी सामने हैं। जी बिल्कुल इसी तरीके से है। तो बात यह है कि अभी इन हालात में वो कर क्या सकते हैं, ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि वो जिसको हम सब लोग कमिटमेंट ट्रैप कह रहे हैं, उन्होंने कमिट कर दिया अपने आप को अपने अवाम के सामने और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। और फिर आपने देखा है कि हल्का सा इशारा अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट का भी है। तो छोटी चीजें जो मेरी समझ में आती हैं, जो उनके ख्याल में ज्यादा रिस्पॉन्स इन्वोक नहीं करेंगी, वो क्या हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि वो कोई सिलेक्टिव असैसिनेशन करें, कि किसी हाई प्रोफाइल ऐसे फिगर को जिसके ऊपर टेररिज्म का इल्जाम हो या कोई उसका कोई राब्ता बनता हो और उसको हमारे मुल्क के अंदर असैसिनेट करने की कोशिश करें और अपने अवाम को कहें कि देखो जी हमने ये काम कर दिया, अंदर घुस के मार दिया और कोई हमारा जवाब नहीं। ये उनका ख्याल है कि जवाब नहीं आएगा, मैं वैसे बता रहा हूँ। दूसरा काम वो ये कर सकते हैं कि लॉन्ग रेंज ड्रोन्स इस्तेमाल करके किसी ऐसी इमारत को या किसी ऐसी जगह को ठिकाने को निशाना बना सकते हैं, जैसे मुरीद के है, भावलपुर वगैरह है, ये कह करके यहाँ पर टेररिज्म के आसार थे या टेररिस्ट यहाँ पर ट्रेन होते थे, ताकि दुनिया के साथ फिर ये भी कहें कि हमने तो पाकिस्तान की मदद की है टेररिज्म खत्म करने में। ये मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। या इससे अगर बड़ा वो काम करना चाहे तो फिर ये कर सकते हैं कि कोई थोड़ा सा इलाका लेने की कोशिश करें या ले लें फॉर द टाइम बीइंग, और वो कहें कि जी आप हमें यहाँ से निकाल के दिखाओ या हमारी नेवी के ऊपर कोई ऐसा हमला कर दें। तो ये सारे इम्कानात हैं और ये इम्कानात भी और भी इम्कानात हमारी फौज ने हाइपोथेसिस बनाकर उनका जवाब बनाया होता है। हमेशा ये ऐसा नहीं होता कि जब मामला शुरू होता है तो जवाब बनने शुरू होते हैं, जवाब बने होते हैं और वो सिर्फ आपने बताना होता है कि आज ये भी ये अल्फा जवाब या ब्रेवो जवाब जो है ना वो चला जाए। तो उन चारों केसेस में जो मैंने बताए, जो बज़ाहिर उनकी दानस में ये छोटी चीजें हैं, हम उनको अपनी सोवरेनिटी की ब्रीच समझेंगे और किसी छोटी चीज को छोटा नहीं समझेंगे। जो भी वो छोटा मोटा काम करेंगे उनकी तरफ से छोटा हो सकता है, हमारी तरफ से मोटा ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, मतलब डेफिनेटली पाकिस्तान जवाब देगा और आज जिस तरह कोर्ट ने कॉन्फ्रेंस में उस बात का अदा किया कि डेफिनेटली जवाब होगा और भरपूर नौयत का जवाब होगा। और साथ हम देख रहे हैं कि सम हो इंडिया को फेस सेविंग, अमेरिकन जीडी वैंस का जो बयान है, सम हो ये फेस सेविंग देने की कोशिश है कि महदूद पैमाने पर कुछ, जिस तरह भी आपने भी इंडिकेशन की कि छोटा मोटा कोई सर्जिकल या फर्जिकल स्ट्राइक इस नौयत की कोई चीज़ करके मामला ख़त्म हो जाए, लेकिन ख़त्म होगा नहीं। ठीक है अहमद साहब, ये हम देख रहे हैं कि इंडिया में एक काफ़ी दिन से सारी सूरत हाल, इस जंग एस्केलेशन, तबले जंग बच गया, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, लेकिन आज बस सेंसस के हवाले से कुछ खबरें आई हैं तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि मीडिया जो है वो अपनी सिम जो है डाइवर्ट कर रहा है पाकिस्तान से। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जो आपने बात की कि वो ईगो को इंडिया की सेटिस्फाई करने के लिए ये जो स्टेटमेंट आया था, हमारे ईगो इंडिया की सेटिस्फाई करने उनका अपना एक सेटअप होगा, हमारे यहाँ ईगो के गुब्बारे में से हवा निकालने का सेटअप है। तो हमारा बिलीफ सिस्टम ये कि हम ईगोस को तोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं। तो हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारे ऊपर एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने इंडिया की जो ईगो और एरोगेंस है उसको तोड़ना और वो हम तोड़ेंगे। और दूसरी बात, जी बिल्कुल आपने ऐसे ही कहा, जब रेटोरिक जो है और नैरेटिव जो है वो हकीकत से दूर होता है, जब वो हवा के अंदर खड़ा होता है, जब वो झूठ पे मबनी होता है, जब ग्राउंड पे आपके पास सब्सटेंस नहीं होता, जब वो हाइपर वेंटिलेटेड होता है, तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है। मीडिया ने जिस तरीके से ओवर कमिट किया है, उसके बाद अब वो बैकफुट पे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इतना आसान नहीं होगा। जिस हाइपर वेंटिलेटेड तरीके से उन्होंने पिछले 4 से 5 दिन कैंपेन की है, उस पे बैकफुट पे जाना इतना आसान नहीं होगा। अब मोदी के लिए दोनों साइड्स पे प्रॉब्लम है। विद इन इंडिया इनकी जो आर्मी है वो
पैनिक मोड में है। आपने देखा कि जिस तरीके से रॉ के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हैं, जाहिर बात है रॉ के अंदर इंडियन एस्टैब्लिशमेंट में बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बात का इल्म है कि अगर जो मोदी प्लान कर रहा है अगर उसके साथ दे गो विद इट तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। फिर आपने देखा कि नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल को भी इन्होंने सैक कर दिया, एयरफोर्स के कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको सैक कर दिया, गोरखा रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट से जो इनको रेजिस्टेंस मिल रही है वो भी पब्लिक हो रही है। सो इन सारी चीजों में मोदी के पास या तो वो पाकिस्तान के साथ मिस एडवेंचर करे, उस पे उसको क्लियरली बता दिया गया है कि तुम एक मारोगे तो तुम्हें यहां से 10 गुना ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर वो नहीं करता तो विद इन बीजेपी जो मोहन भगवत है और सुब्रमण्यम स्वामी है, सुब्रमण्यम स्वामी जो आरएसएस का आइडियोलॉग है, उसने कल ये बयान दिया है कि मोदी जो है वो जो ऑब्जेक्टिव था बीजेपी का आरएसएस का उसको अचीव करने में नाकाम रहा है, वो इस्तीफा दे दे। तो प्रैक्टिकली मोदी के खिलाफ विद इन बीजेपी भी कू हो गया। सो इस वक्त मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत डिफिकल्ट हालात है। दोनों सूरतों में उसको नुकसान ही होगा। और अभी इट्स टू अर्ली टू से कि क्या खतरा टल गया है या आगे क्या होने वाला है। एवरीथिंग जैसे जनरल साहब ने कहा इज स्टिल ऑन द टेबल, पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। लेकिन हालात इंडिया के लिए जो एडवांटेज पे ये समझते थे कि इनको ये सारा कुछ करेंगे, वो डिसएडवांटेज के ऊपर इस वक्त ठीक है। लेकिन अभी जो आपने बात की है कि बैकफुट पे जा रहा इंडिया के लिए, इंडियन मीडिया के लिए खसूसन इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल से आपसे थोड़ा सा इख्लाफ है यहाँ पे, बड़ा आसान होगा। जहाँ पे एकदम 2 दिनों में इतनी हाइप क्रिएट की गई, पूरा इंडिया पूरी कौम साथ, और मतलब ऑल दो रेशनल वॉइसेस वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी थी जिन्होंने वो पूरी तबले जंग और सारा जो फिजा थी महाज था उसको अडॉप्ट भी कर लिया। तो शायद उसी तरह बड़ी जल्दी जो है चीज़ें बेहतर भी हो जाए। जनरल साहब आपको यहाँ पे शुक्रिया कहेंगे और एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, बाद आज दीगर कुछ मेहमान हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। हम इंडिया और पाकिस्तान में जो एक एस्केलेशन की सूरत हाल है, जो थोड़ा सम हो उसके अंदर कुछ नई तब्दीलियाँ, नई चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। दुनिया उस तरह से उसको कैरी नहीं कर रही, दुनिया ने उस तरह से बाय नहीं किया, लेकिन इंडिया अभी तक जो उसका कह लें कि जंगी जुनून है वो मौजूद भी है। लेकिन सामने नज़र ये आ रहा है कि शायद जो सूरत हाल एक हफ़्ता पहले दिखाई देती है अब उसमें थोड़ी सी कोई रिलैक्सेशन कमी भी नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ इस तरह के कह लें कि इशारे मिल रहे हैं कि इंडिया इस पूरी सूरत हाल में फेस सेविंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जेडी वैंस का जो बयान है वो ये पूरी सूरत हाल इस जानिब इंडिकेशन करता है। अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए कानून और इंसाफ है, इनसे बात करें। अकील साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बता दें जो सिंध ताश मुआहदा है इसमें भारत को नोटिस भेजने का ये सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने फैसला किया है। 10 सालों से हम देख रहे हैं कि भारत की कोशिश है कि सिंध ताश मुआहदा जो है इसको सबूताज किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से सोच रही है? मादिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल जो हमारे पास लीगल एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं हम बिल्कुल वो अप्रोच कर रहे हैं उन पे और उसको देख रहे हैं। वी मल्ड ओवर द आइडिया जो तमाम तर लीगल एवेन्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। कहने की बात यह है कि जब आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे आप पूरी तरह मुकाबला कर रहे हैं तो बिल्कुल लीगल फ्रंट पे भी करना चाहिए। और डिप्लोमेटिक और लीगल फ्रंट बिल्कुल काफ़ी उसमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं इस तमाम तर मामले के ऊपर, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है तमाम तर मामला। तो इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल लॉ की अगर उसकी रूह से देखा जाए तो बिल्कुल 2016 से भारत की ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह जो है हम इस मुआहदे को ख़त्म करें या पाकिस्तान के जो पानी के ऊपर राइट है तो उसको जो है किसी न किसी तरह यूसर्व किया जाए या डिस्टर्ब किया जाए। तो ये मामला तो काफ़ी टाइम से ही गाय बगाए भारत तो चाह रहा है कि इसके ऊपर जो है वो तमाम तर मामले को वो ख़त्म करना चाह रहा था, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि एक ट्रीटी है वो एग्जिस्ट करती है और वो मीडिएटेड है, वर्ल्ड बैंक ने की हुई है उसकी मीडिएशन। और ये डिसाइडेड है कि पानी तो देखें शुरू जहाँ से भी होता है लेकिन गुज़र के वहाँ से आके, तो ये एक क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी आप देखें या फूड सिक्योरिटी के हवाले से देखें या जनरल आप ओवरऑल एक सिचुएशन अगर इसमें देखें तो भारत पानी रोक नहीं सकता, ना कानूनी तौर पे
ना अखलाकी तौर पे उसके पास किसी किस्म का कोई जवाज़ नहीं है कि वो पानी को एज ए वेपन इस्तेमाल करे या पानी को वेपनाइज करे और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करे। सो ये तमाम तर मामला है और इस पर बिल्कुल एक क्लैरिटी के साथ जो है वो चीज़ों को आगे लेके जाया जा रहा है। पाकिस्तान अब जिस तरह डिप्लोमेटिक और मिलिट्री फ्रंट पे जो है वो बिल्कुल डिफेंस फ्रंट पे मुकाबला किए हुए है, इसी तरह दीगर जो फ्रंट्स हैं उस पर भी पूरा मुकाबला करेगा और पाकिस्तान को मुकाबला करने का लेकिन पूरा। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर भी है, लेकिन इंडिया की जिस पूरी मामले में कोशिश हमने ये देखी कि दोबारा मामला टेबल पे आए, इसमें नजरसानी की जाए, इस पर भी आपसे पूछेंगे। लेकिन अतर भाई हम देख रहे हैं ये तो चले हो गया इंडिया के साथ जो मामला है, दूसरी जानिब दरिया काबुल पर एक पुराना मंसूबा है डैम बनाने का, इंडिया दोबारा वहाँ पे असिस्ट करना चाह रहा है अफगानिस्तान को, मतलब यहाँ से भी पानी रोकना है, वहाँ से पाकिस्तान का पानी रोकना है। देखिए वो तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अब इस असल तो इशू ये है कि हमने क्या करना है आगे से। देखिए इंडिया तो बहुत सारे स्टेप्स उठा रहा है और काफ़ी अरसे से उठा रहा है। पाकिस्तान के अंदर उनकी जो हरकतें वो किसी से ढकी छुपी नहीं। उस दिन जो DG ISPR साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंडिया ने तो इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने एक एक सबूत दिखाया, शक्लें दिखाई, नाम बताए जो पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। उससे पहले सानिया जाफर एक्सप्रेस हमारे सामने हुआ, पाकिस्तान में असैसिनेशंस हुई जिनके हवाले से इंडियन लीडरशिप ने बड़ा प्राउडली अपने जलसों में क्लेम किया कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया? क्या पाकिस्तान ने उनके ऊपर दबाव डाला? क्या पाकिस्तान ने वो शोर मचाया? पाकिस्तान ने उनसे कहा कि आप भी तहकीकात करें? अनफॉर्चुनेटली जब वहाँ पे कुछ होता है जिसका कोई सबूत नहीं होता, वो ज़रा सा शोर डालते हैं और हम फ़ौरन ही आगे से कहते हैं जी ठीक है हम तहकीकात भी करवाएंगे। हम यहाँ पे FIR भी दर्ज कर लेते हैं उनके यहाँ जो दहशतगर्दी होती है, हम यहाँ से अपनी टीमें भी भेज देते हैं। कभी उन्होंने आज तक कहा है कि भाई कि आपके यहाँ ये हुई है तो हम ताउन करेंगे? हालांकि सबूत पकड़े गए, खलबोशन तो हमने पकड़ के रखा हुआ है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल में जो हमारा जो पॉलिटिकल रिस्पांस है, जो सफारती रिस्पांस है, वो बड़ा अबिस्मल रहा है और लेटली कोई मुझे नहीं उसमें कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आती। सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद क्यों नहीं हमने उनके सफ़ीरों को निकाला? क्यों नहीं हमने वो सब कुछ वो स्टेप्स उठाए जो इंडिया ने इल्ज़ाम लगा के उठा लिए और हमने कुछ भी नहीं उठाया? हमारे पास सबूत भी थे, हम उस तरह से दुनिया के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते, दुनिया हमारे सुन नहीं रही। हम रिएक्ट करते हैं कि ऑफ कोर्स वीकनेस, सफारती वीकनेस आपको नजर आती है। जहां मिलिटरीली आप उनको भरपूर जवाब देते हैं, पॉलिटिकली और सफारती महाज पे आप बहुत वीक हैं। ठीक है, ब्रिगेडियर वकार अहमद खान साहब ने ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अभी आप काजमी साहब को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुलभूषण है, हमारे पास अभी हमने जाफर एक्सप्रेस हो, बाकी बहुत सी चीज़ें, और DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेसर में आज सबूत दुनिया के सामने रखे। तो हम जो चीज़ें सबूत होने के बावजूद दुनिया को बावर नहीं करा सकते, या ये वीकनेस कह लें हम हो। इंडिया में एक वाकया होता है, सिर्फ इल्ज़ाम पर ही पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह एक महाज खड़ा कर दिया उसने। आई थिंक आई 100% एग्री, और काजमी साहब की बड़ी नजर रहती है चीजों पे, और इसमें कोई शक नहीं आता कि हकीकत बयान की है। अच्छा, इसमें एक डॉक्टर कमर चीमा का एक थीसिस भी है जो आजकल डिस्कस हो रहा है मीडिया पे, कि आप सिर्फ ये देंगे, आप छोड़ दे ताल्लुकात ऊपर नीचे, के मूडी जब से आया 2014 से पाक इंडिया ताल्लुकात की ट्रेजेक्टरी ऊपर गई है नीचे गई है, इट इज गॉन साउथ। उसके बाद जो है मतलब, और फिर ये आप देखें कि परपेचुअली चीजें जो है खराब से खराब, तो उसमें पाकिस्तान का तो शायद कसूर नहीं है। तो मेनली आप अंडरस्टैंड करें कि ये RSS का एजेंडा है, बेसिकली फासिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पहली ऑर्गेनाइजेशन में बैन हुई थी जब नथुराम गॉडसे ने मारा था गांधी को। ये भारत की पहली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और हम कहते भी नहीं है इसको, यहाँ पे भी शर्माते हैं लोग। तो ये रूल कर रहे हैं। सो दे हैव अ वेरी आई थिंक क्लियर एजेंडा, और उसमें दे फील के पाकिस्तान हैज बिकम अ पुश ओवर द वीक, और हम कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं कि अभी व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। साफ इसमें पोलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आए। शुक्र है, मेरे ख्याल मोदी साहब को थैंक करना चाहिए, कम से कम पंजाब और सिंध का झगड़ा किसी हद तक जो है पानी के ऊपर वो सबसाइड हुआ है, एंड वी शुड थैंक हिम कि वो यूनाइट हुए किसी चीज पे। अभी आ जाते हैं कि इसके लेट्स से ऑप्शंस क्या हैं। अभी 5 डोमेन में लड़ाई हो रही है। इंफॉर्मेशन डोमेन में मेरा काफी अभी पिछले 5-6 दिन से मगलमारी हो रही है, भारतीय मीडिया पे आज भी था। वहां पे तो ये सिचुएशन है कि कोई भी पाकिस्तानी रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो एंकर है या कोई लेट्स से एनालिस्ट है, मतलब उनका बस चले तो वो स्क्रीन से निकल के आपकी बोटियां भी नोच के खा। दिस इज दी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जो गोदी मीडिया की, सेम एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा। फिर आपकी अच्छा, इंफॉर्मेशन डोमेन में हम बड़े कमजोर हैं। मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि अगर लेट्स से 10-12 दिन में सेटल हो जाए, तभी भी बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है ना, वो फिर यही शुरू हो जाएगा, स्पोर्ट्स खेलनी है, क्रिकेट खेलनी है, वो तो शक्ल नहीं देखना चाहते आप। इसी तरह जो है जी ताइफे जाने चाहिए, तो एग्रीकल्चर कल्चर एक्सचेंज है, तो फलाना हो तो ट्रेड। ये व्हेन दे डोंट वांट इट टू हेल्प विद इट, मेरा ये है। तो इसका मतलब है कि यू शुड नाउ बी रेडी फॉर अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर इन ऑल 5 फील्ड। इंफॉर्मेशनल होगी, जिसमें हमेशा हम ज्यादा इन फाइटिंग करते रहते हैं। डिप्लोमेटिक में आपको बड़ा अग्रेसिव होना पड़ेगा।
और उसमें कुछ थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ी। इस ज़माने में फॉरेन ऑफिस का जो लॉर्ड वियन था, आई थिंक बड़ा स्ट्रॉन्ग था। इस वक़्त मेरी इत्तला के मुताबिक देयर आर 70 पीएचडीज़ सिटिंग इन लॉ ऑफिस जो है इसका, लॉर्ड वियन जो है भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का। 70 पीएचडीज़ इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कर चुके हैं। सो दैट्स द काइंड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है ना? तो इंटेलेक्चुअली भी आप देखें, जब आर्गुमेंट होगा तो वो आपसे आई थिंक काफ़ी अर्स, क्योंकि इन्होंने इस पे ऑलरेडी टीमें बिठाई थी, दे वर वर्किंग 2014 से दे आर डूइंग इट। अभी आ जाता है, देन इज़ ऑफ कोर्स डिप्लोमैटिक है, रीजन में आपने करना है, जो किसी हद तक आई थिंक थोड़ी एग्रेशन उसमें आई है। फिर आ जाता है सोशल और इकोनॉमिक है, दे वांट टू डू ट्रेड, आपने ठीक अच्छा किया, स्पेस बंद की है। मेरे ख्याल में वी आर इनटू अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन वॉर। इसको आप वॉर समझ लें तो मेरे ख्याल बेहतर है, बिकॉज़ दैट्स व्हाट आई फेल्ट मतलब कि इसको उसमें आप सही कह रहे हैं, इसको एक बार इस पूरी सूरत हाल को जंग समझ लें और कोई बोल्ड स्टेप, जिस तरह इंडिया जब हम पे इल्जाम लगाता है बोल्ड स्टेप उसकी जानिब से लिए जाते हैं और हम उसके जवाब में कोई ना कोई बोल्ड स्टेप करते हैं, लेकिन वो भी कुछ टाइम के लिए होते हैं और फिर दोबारा से हमें अमन की आशा और दोबारा एक अच्छे नेबर वाली जो सारी चीज़ें हमें याद आ जाती है। इस बार उसको याद ना करें, इस बार इस पूरे मामले को कह लें कि फिक्स हो जाना चाहिए कि कैसे इसको ठीक हो जाए, बारह रिपीट ना हो। अहमद साहब ये कैसे देख रहे हैं, जो बड़ी बात की काजी सर बड़ी अच्छी बात की कि वो बोल्ड स्टेप लेते हैं, हम उसके रिएक्शन में बहुत सी चीजें करते हैं। देखिए, अभी जो आपके मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं ब्रिगेडियर साहब, जो इन्होंने बात की ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल, मैं इसके साथ 100% एग्री करूंगा और ये बहुत ज़बरदस्त बात है, इसको हमें सोचना चाहिए। इस जंग ने पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल और इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उसको यकसर तब्दील करके रख दी है। पहली दफा ऐसे हुआ है कि इंडिया एक्चुअली वांटेड टू अटैक, जैसे पिछली दफा इन्होंने बालाकोट वाला ड्रामा किया था और उस इस तरह की जो सर्जिकल स्ट्राइक के पहले भी ड्रामे करके बॉलीवुड पे मूवीज बनाते रहे। इस दफा सिचुएशन डिफरेंट है, मोदी अटैक करना चाहता है लेकिन उसको डर है, खौफ है कि अगर उसने अटैक किया या कोई सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा भी किया तो पाकिस्तान सेंट इंडिया की बजा देगा। मोदी के ऊपर जितना प्रेशर है विद इंडिया के अंदर के जो डायनामिक्स हैं, इंडिया के अंदर की जो 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 पूरी इस इंसर्जेंसीज हैं 120 प्लस, उन सारी से डिफ्लेक्ट करने के लिए मोदी नीड्स अ मिस एडवेंचर अगेंस्ट पाकिस्तान। अगर अभी नहीं भी करता तो इंडिया विल बी लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। और ये सारों को ये वेकअप कॉल है पूरे पाकिस्तान के लिए कि हमें अपना दुश्मन को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए और अब एक्चुअली हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसको वॉर फुटिंग्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। वॉर फुटिंग्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, एक वॉरियर की तरह काम करना पड़ेगा। अगर इंडिया के साथ हमारी हॉस्टिलिटीज खत्म हो जाती हैं तब भी, क्योंकि इंडिया आपके अगर बॉर्डर के ऊपर जंग नहीं भी कर रहा, लेकिन पिछले 20 साल से वो टीटीपी और बीएलए को भेज के आपको एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो पाकिस्तान में उसने लाके खड़ा किए। सो उसको कैसे डील करना है? ये दोनों इंसिडेंट, ये टीटीपी देख लें, आप बीएलए देख लें, दोनों फॉरेन स्पॉन्सर्ड टेरर आउटफिट्स हैं। तो इसमें फॉरेन ऑफिस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल यूनिटी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद से वी विल बी इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर। हाँ, फिजिकल काइनेटिक जंग शायद ना हो रही हो, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और फॉरेन ऑफिस के अंदर डिप्लोमेटिक वॉरफेयर, मिलिट्री डिप्लोमेसी के अंदर ये सारी चीजें we actually need a change shift, a paradigm shift and a very seriousness in our discourse and in our policy making. ठीक है, चलें अभी सिचुएशन रूम में एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक का ब्रिस्टर गिल साहब हमारे पूछेंगे कि इस टाइम में डीजीआई को हमने मुशीर कौमी सलामती लगाया, बैक चैनल पे क्या कुछ चल रहा है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक जो एस्केलेशन की जो सूरत हाल है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब ये बता दें कि डीजीआई को इजाफी चार्ज दिया गया है मुशीर कौमी सलामती का, इसको रिलेट किया जा रहा है माजी से 2016-17 में जिस तरह भारत और इंडिया के कौमी सलामती के मुशीरों की मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई बैंकॉक के अंदर, तो कोई इस तरफ मामला बढ़ रहे हैं? देखिए, फिल वक्त तो मैं नहीं देख रहा, बिकॉज ऑब्वियसली ये काफ़ी मामला फ्रेश है। आगे जाके देखते हैं ट्रैक 2, ट्रैक 1.5, ट्रैक 1 पे किस तरह जो है वेरियस लेवल्स पे इंगेजमेंट होती है इस तमाम तर मामले के ऊपर। हमने तो एक डिमांड की है कि इम्पार्शल इंक्वायरी हो, इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन हो और इंटरनेशनली आप इसको करा के देख लें, लेकिन भारत की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। और अगर वाक़तन भारत के दिल में कोई चोर ना होता, अगर भारत कुछ छुपा ना रहा होता पूरी बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी से, तो भारत पाकिस्तान की पेशकश कबूल करता
इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। देखें, हमारे दिल में तो चोर नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि जी हमें इसमें बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी वजह के तमाम तर मामला या का मलबा जो है वो हमारे पे डाला जा रहा है और हमें बग़ैर किसी वजह के इसमें मुलविस किया जा रहा है। तो अगर हमारे दिल में चोर होता तो हम ये वज़ीर आज़म क्या पेशकश करते? कभी भी नहीं करते। तो हमने तो ये पेशकश इसीलिए की कि वी हैव नो रोल टू प्ले इन एनी ऑफ दिस। तो कम से कम इसकी एक इम्पार्शियल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस ये भी हुआ कि जो स्टेटमेंट मैंने देखी है अमेरिकी नायब सदर की, उस पर उन्होंने कहा जी भारत छोटा मोटा कर ले और पाकिस्तान उसके साथ जो है वो कोऑपरेट करे। पाकिस्तान तो पूरी दुनिया के साथ कोऑपरेट कर रहा है। तो ये एक झूठा इल्ज़ाम हमारे पे लगाना और फिर किसी न किसी तरह जो है भारत को किसी हवाले से शय देना और ये कह देना, तो मैं समझता हूँ कि ये भी मुनासिब बात नहीं है। जो पाकिस्तान ने पेशकश की है वो पूरी बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी उसके साथ खड़ी हो गई है। आप देखें, तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है, अज़रबैजान खड़ा है, सऊदीया और दीगर चाइना, आप देखें तो ये तमाम तर ममालिक इन्होंने पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायद की है कि एक गैर जानिबदार इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इस सारे मामले पर हो जानी चाहिए, क्योंकि भारत आज दिन तक कोई सबूत नहीं दे सका। और अब तो भारत की अपनी खुफिया एजेंसी के जो साबका उनके चीफ रहे हैं, ये खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने भी इस पर सवालात उठा दिए और उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी लैप्स है भारत का और भारत इज़ द वन टू बी ब्लेम्ड इन ऑल ऑफ दिस, कि उन्होंने बगैर किसी वजह के जो है पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया। तो भारत के अंदर से कई आवाज़ें उठ रही हैं, सिविल सोसाइटी की उठ रही हैं, सियासतदानों की उठ रही हैं। तो मोदी का जो एक नेफेरियस डिज़ाइन है या एजेंडा है, उसको इंशाल्लाह तमाम तर बैनुल-अक़वामी जितने भी हमारे दोस्त ममालिक हैं बाशमूल पाकिस्तान के, वो नहीं पूरा होने देंगे इन घिनौने मकासद को किसी सूरत भी। तो मैं समझता हूँ कि इस तमाम तर मामले के ऊपर थोड़ा सा इसको संजीदगी से देखना चाहिए, ना कि हमें कोई प्रेशराइज़ करे। हमें खुद मुख्तार मुल्क हैं, वे आर अ सॉवरेन कंट्री, और कोई मुल्क जो है, कोई अगर सुपर पावर भी है तो वो किसी दूसरे मुल्क को इस तमाम तर एक ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन में शय नहीं उसको देनी चाहिए कि वो कोई इकदाम उठाएं और फिर हम उनके साथ कोऑपरेट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो इसकी साफ शफाफ इंक्वायरी जो है बैनुल-अक़वामी तौर पे जो पाकिस्तान ने पेशकश की है वो होनी चाहिए। उसके बाद जो इकदामात हैं वो बेशक जो इंक्वायरी में आता है सामने, ठीक तो है। अकील वली साहब, आप देख रहे हैं पूरी बात कर रहे हैं। तातर साहब रात के मीडिया पे आते हैं 2-3 दिन पहले और बताते हैं कि 24 से 36 घंटे बड़े अहम है, कुछ हो सकता है इंडिया की जानिब से। अब क्या इतलात है? अभी भी कोई इस तरह की कार्रवाई हुकूमत के पास क्या इस टाइम इंफॉर्मेशन है? देखिए, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि भारत का अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्होंने 10 से 12 दिन लिए हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, कोई मिस एडवेंचर कह लें, रिएक्शन कह लें, ओवर रिएक्शन कह लें, किसी भी मामले के ऊपर। तो ज़ाहिरी बात है कि भी तकरीबन मेरे ख्याल से 10 दिन हुए हैं, तो अगले 1-2 दिन भी बड़े अहम हैं इस तमाम तर मामले के ऊपर। और स्पेसिफिकली जब ये स्टेटमेंट आ रही हो कि भारत जो है वो जो अपना एक्शन करना है वो करे और उसके बाद पाकिस्तान उसके साथ काम करे, इन सो मेनी वर्ड्स, नॉट एग्जैक्टली इन दीज वर्ड्स बट लेकिन इन सो मेनी वर्ड्स, बात तो यही जो उसका मतन है बात का वो यही है। तो पाकिस्तान तो किसी इकदाम की जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकता, ना ही अलाउ कर सकता है। हमें अपने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अपनी सोवरेनिटी को एट ऑल कॉस्ट प्रोटेक्ट करना है और बिल्कुल हम करेंगे। और बिल्कुल जिस तरह अफवाज पाकिस्तान के सिपह सालार की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो आपने देखी है, हुकूमत की, स्टेट की, अफवाज की और पूरी कौम की यक ज़मान हो के ये एक ही स्टेटमेंट है कि भारत अगर किसी किस्म का मिस एडवेंचर करेगा तो उसका जवाब उसी तरह, उसी ज़बान में भारत को दिया जाएगा एंड नॉच अप किया जाएगा उस जवाब को, कि जिस तरह भारत ने अगर जो भी अपना मिस एडवेंचर किया तो 2 हाथ आगे जाके, मतलब आप जेडी वैंस का जो बयान है उस पर बात कर रहे हैं कि महदूद पर कोई एडवेंचर करने की उसको इजाजत मिल जाए या वो करने की कोशिश करे तो पाकिस्तान लेकिन बर्दाश्त नहीं करेगा, डेफिनेटली उसका जवाब देगा। ब्रिगेडियर साहब, इस पूरी सूरत हाल में क्या लग रहा है, जिस तरह अभी बैरिस्टर साहब भी बता रहे हैं कि आइंदा भी 2-1 रोज़ बड़े अहम है, क्योंकि भारत इस तरह की कार्रवाई के लिए टाइम लेता है, मतलब 10-15 दिन माजी में भी इस तरह देखा गया है। तो अब 10 रोज़ गुजर गए हैं, क्या लग रहा है कि कुछ होगा भारत की तरफ से इस बार भी कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश होगी? फर्स्ट मैं 2 आई थिंक एंगल से करूंगा टैकल। एक तो शॉर्ट टर्म जो है और एक लॉन्ग टर्म, अगर आप मुझे टाइम दे दें, बिकॉज आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट, वी कैन इनिशिएट अ डिबेट। अच्छा, शॉर्ट टर्म में ये है कि एक तो भारत को गैप नहीं मिला, अदरवाइज दे वुड हैव कम डेफिनेटली।
ना एयरफोर्स से दिया ना नेवी ने, और अल्लाह के फजल से बिकॉज उनकी अपनी कुछ कमिटमेंट्स ऐसी फंस गई हैं चाइना नॉर्थ ईस्ट में कि वो निकाल नहीं सकते फोर्सेस। अच्छा, उसमें ये है कि जो फौजी आदमी है, लेट्स से जो थ्रेट एनालिसिस से कोई भी कर रहा है इंटेलिजेंस का, वो ये देखेगा जी कि जो स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस है, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस वो क्या है, तो उसके उसके ऊपर है। तो अगर इफ इट इज थ्रेटनिंग डिफरेंट सेंसिटिव एरिया, उसकी एयरफोर्स अभी वो बहुत बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेवी उनकी थोड़ी बहुत निकली थी, इस तरीके से एलओसी पे फायर हो रहा है, तो आप अपना गार्ड तो डाउन नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में जिस ऑपरेशन पैराकरम में हुआ कि दे वेंट अप टू ऑलमोस्ट 1 ईयर जब मुशर्रफ के टाइम पे, तो मे बी एक लॉन्ग टर्म, आई नॉट से वन, लेकिन दे विल लाइक टू स्ट्रेच यू फॉर कपल ऑफ मंथ्स आई वुड से, ताकि इसमें रहे और इसके अंदर गैप तलाश करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आप लेट्स से वी आर देयर एनिमी, आप टाइम देंगे तो डिफेंस हार्डन होता जाएगा, उसका एक डिसएडवांटेज है। तो वो एक तो अपॉर्चुनिटी निकल गई है। तो मिलिट्री प्रेपरेशन जो है, और दूसरा रेशो वाइज, टेक्नोलॉजिकली वाइज, और अगर आप देखें फ्रॉम बीइंग बैटल हार्डन वर्सेस लेट्स से नोविस आर्मी, आई वुड से कभी पहली दफा आपके डिप्लॉय होना शुरू है, तो उसमें आपको एडवांटेज है। मिलिटरली तो अल्लाह का फजल है, फिर न्यूक्लियर हुआ है। अभी आ जाते हैं जो बाकी 4 डोमेन है, उसमें सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला है कि अगर आपसे 6-7 गुना बड़ी इकोनॉमी है, मतलब मैं सिंपल बनिया वाली बात करूं, 6 गुना बड़ी लेट्स से उनकी डेमोग्राफी है, बड़ा एरिया है, तो कम से कम अगर वो 6 पंच मारता है हर डोमेन में, एक तो मारे ना। दिस इज अभी हमारा इतना हो गया था कि वेंट सो मच पैसे कि आपने मतलब फर्ज करें कि अगर आप लेट्स से अपने लेट्स से इंग्लिश चैनल काउंट कर लेते हैं भारत में, ख्याल 12-13 है। डू वी हैव एनीथिंग अदर देन पीटीवी? क्यों नहीं है? तो बाहर कौन सुनेगा आप? यू गॉट टू क्रिएट, यू नो। अभी सोशल मीडिया ने बड़ा अच्छा लड़ा है, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, और एक आवाज वहां पे कम्युनिकेट की। क्या आपकी डिप्लोमेसी उसी तरीके से एग्रेसिव है इन डिफरेंट एरियाज? नहीं है। यू हैव टू बी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार अगर वो 6-5 मारता है तो एक तो मारे ना। यू हैव टू बी वेरी वेरी। इसी तरह लॉ फेयर में क्या आपके पास एक्सपर्ट्स हैं? इवन जब कुलभूषण का केस हुआ, उसमें भी फिर गैप्स निकले, डिस्पाइट कि हमने अच्छा लड़ा, लेकिन देवर ऑलमोस्ट यू नो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए तो अच्छा खासा आपको वक्ता पड़ गया था। क्या इंडस वाटर ट्रीटी पे अगर 70 पीएचडी वहां पे हैं तो 13-14 आपकी हैं? आई डाउट इट कि किसी ने इस पे किया होगा काम जो। तो इसका मतलब लॉ फेयर, जो लॉ डिवीजन आपका वो स्ट्रांग होना चाहिए। फॉरेन ऑफिस इज सपोज टू बी बेसिकली लॉ पे लड़ाई होती है। फिर आ जाता है आपका इकोनॉमिक, डेफिनेटली उस पर जो एफर्ट्स हो रही हैं कि आप इकोनॉमी को इतना स्ट्रेंथन कर लें कि आपकी डिपेंडेंस कम हो जाए। एंड देन ऑफ कोर्स आ जाता है बेसिकली इंफॉर्मेशन डोमेन में, जो मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि वो आपको करना पड़ेगा। अभी आई एम डूइंग अ बुक वॉर्स विद इन इंडिया, जो इंडियन फॉल्ट लाइन। मैं सिर्फ छोटी सी मिसाल दूंगा, अंदर 30 सेकंड, कि इस वक्त इंडियन पंजाब में एक सिविल सोसाइटी की वेव शुरू हुई इस वक्त, बिल्कुल, और 10 तारीख को दे आर डूइंग। उसमें बेसिकली सिमरनजीत सिंह मान ने कॉल किया है। नाउ दे आर डिमांडिंग 3 थिंग्स, वेरी इंटरेस्टिंग। और गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका से कॉल कर रहा था, आप कह सकते हैं, भारत कह सकते हैं नहीं, ये किसी ने करवाया। बट हियर इज द सिविल सोसाइटी जो कह रहे हैं 3 चीजें करें: वॉर खत्म करें पाकिस्तान के साथ, बॉर्डर खोलें, और खालिस्तान शुड बी डिक्लेयर्ड एज बेसिकली एज अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। वेरी इंटरेस्टिंग। पहली दफा बॉल चॉकिंग हुई है इंडियन ऑक्युपाइड पंजाब की। क्या आपकी मीडिया ने इसको पिक किया? व्हाई आर वी स्लीपिंग? मतलब एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन, बिल्कुल 60 पंजाबी आपकी कॉमन है, इस पे कितना काम हुआ है सिखों के साथ। गुड थिंग इज कि ये करतारपुर वाला कॉरिडोर वगैरह खोला गया, अभी भी आपने अलाउ किया। प्ले ऑन देयर फॉल्ट लाइन। मतलब अभी आई थिंक अहमद भाई ने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि बफर जोन बन जाए, जिस तरह आप इंडियन पंजाब एक अलग से स्टेट हो, जो एक कहने के वास्ते कम्युनिटी है, उनका एक जरीरा कहने के मुतालबा भी है। लेकिन अब यहाँ पे एक जो अहम चीज़ है काजिम साहब, यहाँ पे ये जो से बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बने। ये नहीं है कि भारत की जानिब से कोई इल्ज़ाम लगता है और हम 4 दिन बड़े एक्टिव हो जाएं। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज अपने रीजनल जो हमारे दोस्त मुल्क हैं उनके साथ मिलकर बनाएं, ताकि मसला खत्म हो बार बार, जिसका हम देखिए, सफर कर रहे हैं। अपने नेबर्स को तब्दील नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो यही है कि दोनों अमन से रहें। नए नेबर्स बना सकते हैं। मेरे ख्याल में हमारे अपने बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। देखें, वी मस्ट नॉट कैरिड अवे। देखें, वो जो जिस तरह भारतीय मीडिया करता है, तो हम भी उस तरह यहाँ पे बैठ के भारत के 100 टुकड़े कर देंगे, वो दिन में पाकिस्तान के 40 कर देता है। हमारे अपने बहुत मसाइल हैं, 2 सूबों के अंदर बहुत मसाइल हैं, और पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली देखिए, हमारे कोई जारयाना अज़ाइम तो किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। हमारा इशू ये है कि हम पीस में रहना चाहते हैं, वो हमें पीस में रहने दें, और नेबर्स को हम तब्दील नहीं कर सकते। ये रियलाइजेशन उनको करवानी है। बाकी वो कोशिश करते रहें या हम कोशिश करते रहें एक दूसरे को तोड़ने की, तो फिर आज से 50 साल बाद भी हम यही बहस कर रहे होंगे और एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे।
तो उस तरह तो मसाइल हल नहीं होंगे। जोड़ने वाली बात है इस वक्त आप जो है एक तरह से दोनों तरफ के जो लोग हैं, मेजॉरिटी वॉइसेस वहाँ पे भी सेन है, मेजॉरिटी वॉइसेस यहाँ पे भी सेन है। अगर वहाँ से इस किस्म की बात होती है कि जी हम लाहौर चले जाएंगे, ये कर देंगे, तो यहाँ से भी रोज़ लोग जाके लाल किले पे झंडे लहरा देते हैं और कहते हैं हम कब्जा कर। ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ रेटरिक है। हमें मेच्योरली बात करनी चाहिए एज ए नेबर। अगर आप देख लें, आज से 70 साल पहले यूरोपियन एक दूसरे के गले काट रहे थे, बिल्कुल। इन्होंने मिलियंस ऑफ लोग एक दूसरे के मार दिए थे, पूरे पूरे मुल्क तबाह कर मतलब दिए उन्होंने थे। जंगों से सीख लिया, जंगों से सीख लिया, तो हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें, क्यों अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को डेफिनेटली इंटरनल जो एक पॉलिटिकल हार्मनी है वो पैदा करनी पड़ेगी, अपनी इकॉनमी जो है उसको बेहतर करना होगा। इंटरनल जब तक स्ट्रेंथन नहीं होते तो इस महाज पे शायद हमें मुश्किलात का सामना रहेगा। सिचुएशन रूम से आज हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।